वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस के आज के इस अपडेट में मैं भविष्य अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2024, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आज हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की संभावना लग रही है, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे एनएमसी की तरफ से, चाहे डीजीएचएस की तरफ से, वो लग रही है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब आप एमबीबीएस काउंसलिंग में जा रहे हैं तो एमसीसी आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगता है? अगर आप स्टेट काउंसलिंग के अंदर अपीयर होंगे तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये एमसीसी की वेबसाइट पर भी आपको अपलोड करने हैं और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी आपको अपलोड करने होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू ऑल योर स्टूडेंट्स। बात एक प्रोसेस बताता हूं आपको। जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो रिपोर्टिंग करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को भी देने होते हैं। कॉलेज ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है। आपको ये डॉक्यूमेंट वापस होते हैं, मगर कब? जब आपकी एमबीबीएस पूरी हो जाती है। एमबीबीएस पूरी होने के बाद, आपकी फीस पूरी होने के बाद, जब आपको फीस पेड की एनओसी मिल जाती है तो कॉलेज आपको ये डॉक्यूमेंट वापस कर देता है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, पर आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको काउंसलिंग में अपीयर करने के लिए तैयार रखनी है। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 में अपीयर होने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सबमिट करने हैं विद ओरिजिनल, जो हमें सबमिट करने होंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग पर। सबसे पहला है अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। जो ये लेटर है, ये सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज के नाम से एक अलॉटमेंट लेटर जनरेट होता है, जिसके साथ आपको रिपोर्ट करना होता है या तो कॉलेज में या नोडल सेंटर में। दूसरा डॉक्यूमेंट रिजल्ट स्कोर कार्ड है। चूंकि 1563 बच्चों यानी 1563 बच्चों के लिए नीट एग्जाम दोबारा हुआ था, इस कारण से सभी बच्चों के स्कोर कार्ड नए इशू करे गए हैं। तो 30 जून के बाद जो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड किया हो, और यदि नहीं किया हो तो कर लीजिए, वो ही रिक्वायर्ड है। 3rd पॉइंट की बात करें, नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड, जिसे आप नीट का एग्जाम देने गए थे, ये वही एडमिट कार्ड है। 4th पॉइंट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए, और इसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। 5th पॉइंट की हम बात करें तो क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रिक्वायर्ड है। सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही होती है। 6th पॉइंट की बात करते हैं, क्लास 11th की मार्कशीट कुछ राज्यों में यह कंपलसरी होती है, यह वेरीफाई करने के लिए कि बच्चे ने क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था या नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्लास 10+2 का पास सर्टिफिकेट, और 8th पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, जहां पे क्लास 10+2 की मार्कशीट। अगर आपके एजुकेशन बोर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट है तो भी वो सफिशिएंट है। 9th पॉइंट की बात करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कुछ राज्यों में फीस में कंसेशन या स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो उन पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स जो कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए होती हैं, उनके लिए ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये इनकम सर्टिफिकेट अप्रैल 1 2024 में, रिपीट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का ये सर्टिफिकेट अमान्य है, नहीं चलेगा। 10th पॉइंट पर आते हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी एसटी कैटेगरी के सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा एमसीसी की साइट पर लास्ट ईयर के लिए दिया था, उसको मैंने यह स्क्रीनशॉट यहां पर लगा दिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको वो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। इस साल के लिए एमसीसी का जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी लगभग यही सब चीजें दी जाएंगी। ये सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। इसमें एससी एसटी कैटेगरी की सब कास्ट भी मेंशन होनी चाहिए।
कुछ स्टेट्स में केवल इंग्लिश वर्जन को ही मांगते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में है यानी क्षेत्रीय भाषा में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना होगा, यानी यू हैव टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज इफ योर सर्टिफिकेट इज इन अ रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में अगर वो है तो। चूंकि SC ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट एक प्रकार से परमानेंट होते हैं, इसलिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद इश्यू होना चाहिए, जैसा कि इनकम सर्टिफिकेट में मैंने अभी आपको बताया है। अब आते हैं 11th पॉइंट पर, ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट में सबसे जरूरी है कि आपकी ओबीसी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में दी होनी चाहिए। अगर आप अपनी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में तो आते हैं, परंतु आपकी कास्ट या कैटेगरी ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती है, तो आप अपनी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी का तो बेनिफिट ले सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, आप अपनी स्टेट में ओबीसी कैटेगरी का तो बेनिफिट ले सकते हैं, परंतु एमसीसी काउंसलिंग में आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, यानी आप ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तभी ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट मिलेगा। इसी ओबीसी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जिसको कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में पॉइंट नंबर 9 पर डिस्कस किया था। ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट अप्रैल 1, 2004 के बाद की डेट का ही होना चाहिए, यानी इनकम सर्टिफिकेट के अंदर एक जो अनिवार्यता है वो ये है कि वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। 12वें नंबर के पॉइंट पर अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी मैंने दिया है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इस सर्टिफिकेट के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बन पाता है, और यह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद की डेट का ही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, कैंडिडेट्स आईडी प्रूफ की। कॉपी ऑफ आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई 2 आपको लगाने होते हैं। 14 पॉइंट की बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट की। एमसीसी काउंसलिंग के लिए तो इसकी जरूरत नहीं होती है, परंतु स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए यह सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, केवल और केवल उसी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है। हर स्टेट के डोमिसाइल रूल्स और कंडीशंस अलग अलग होती हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप केवल एक ही स्टेट से ले सकते हैं। कुछ स्टेट में इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, किसी में रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, किसी में परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यानी पीआरसी भी कहा जाता है। 15 पॉइंट पे बात करते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, टीसी भी कहते हैं। टीसी सर्टिफिकेट कुछ स्टेट्स में इसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यानी टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी एक ही डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड में ग्रीन कलर के पेपर पर मिलता है। हर स्टेट एजुकेशन बोर्ड का अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं 17 पॉइंट पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 12th पास करने के बाद आपका स्कूल आपको इशू करता है। 18 पॉइंट पर बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर्स हो तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपकी स्टेट में जो भी मिनिमम रुपीस का स्टैंप प्रिस्क्राइब्ड है, उतने रुपए के स्टैंप पेपर पर आप इसे किसी भी वकील से या नोटरी से बनवा सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग में इसकी जरूरत नहीं होती है, परंतु कुछ मेडिकल कॉलेजेस इस गैप सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, तो ऐसे में इसके बनवाकर तैयार रख लीजिए। अगर आपको इसके फॉर्मेट की जरूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिए, हम इसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करा देंगे। 19 पॉइंट की बात करते हैं कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ द पेरेंट। यहां पर आपको अपने पेरेंट का पैन कार्ड देना होता है। 20th पॉइंट पर हम बात करेंगे वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय 16 सेंटर डेजिग्नेटेड बाय एमसीसी। बड़ा वैलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीसी काउंसलिंग का पहला नोटिफिकेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल चेकअप एमसीसी द्वारा डेजिग्नेटेड इन 16 सेंटर्स पर करवाना होता है, और केवल उन्हीं 16 डेजिग्नेटेड सेंटर्स का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एमबीबीएस एडमिशंस के लिए वैलिड होता है। बात करेंगे 21st पॉइंट की, सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल रिजर्वेशंस लाइक एनसीसी, फ्रीडम फाइटर, ईएसएम, डिफेंस, जीएस स्टूडेंट, स्पोर्ट्स, कैप, सिंगल गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इनके ऊपर बड़ी विस्तार से बात की हुई है। कुछ स्टेट में स्पेशल रिजर्वेशन भी होते हैं,
जैसे एनसीसी, एफएफ, ईएसएम, डिफेंस, जीएस स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स, कैप, सिंगल गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। और इन स्पेशल रिजर्वेशंस का बेनिफिट आपको अपनी स्टेट में ही मिलता है और इन स्पेशल रिजर्वेशंस को क्लेम करने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। हमारे YouTube चैनल पर हमने स्टेट वाइज काउंसलिंग की वीडियोस डाली हैं, आपने देखी होंगी, और उन सभी वीडियोस में हमने स्पेशल रिजर्वेशन पर स्पेशल फोकस किया है, क्योंकि अगर आप स्पेशल रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं तो आपकी कम मार्क्स पर भी एमबीबीएस सीट मिलने की संभावना बहुत प्रबल होती है, बहुत बढ़ जाती है। तो जो स्टूडेंट्स आप स्पेशल रिजर्वेशंस के अंदर आते हैं वो इस पर बहुत अटेंशन दीजिएगा। 22 पॉइंट की बात करेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस। मेडिकल सर्टिफिकेट आप सभी जानते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में यह सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मांगते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि ये किसी सरकारी डॉक्टर का ही लगाना चाहिए, चाहे आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही क्यों ना ले रहे हो। 23 पॉइंट, अगर आप किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये एफिडेविट लगाना होगा, तो ये एफिडेविट आपको सबमिट करना होगा। पॉइंट नंबर 24 की बात करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 8 फोटोग्राफ्स आपको चाहिए जो आपने अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाई थी। कमिंग टू 25th पॉइंट, फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिए। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी होनी चाहिए। मैंने यहां पर 1 सेट लिखा है, परंतु मेरा सुझाव है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की 5 से 7 5 to 7 फोटोकॉपीज कराकर रख लें, और हो सके तो सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक अलग फोल्डर बनाकर भी सेव कर लें, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेडिकल कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे और आपके पास इन्हीं कॉपीज फोटोकॉपी के माध्यम से, यानी फिजिकल कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों मौजूद रहनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास फादर्स नेम में स्पेलिंग मिस्टेक की आती हैं, और खास तौर से मिडिल नेम कुछ डॉक्यूमेंट्स में होता है और कुछ में नहीं। इसलिए मैं इस टॉपिक को कि स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ नेम इन एनी डॉक्यूमेंट अगर आपने कर दिया है तो क्या करना चाहिए को स्पेसिफाई कर रहा हूं, क्लैरिफाई कर रहा हूं। ऐसे केस में उस स्पेलिंग मिस्टेक के कारण आपको एक एफिडेविट लगाना होगा और साथ ही साथ उसमें मेंशन करना होगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही व्यक्ति के हैं। बात बर्थ सर्टिफिकेट की भी कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट्स की कर लेते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में बने हुए हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं नहीं है, बता देता हूं। ये दूसरी परेशानी होती है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में है और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें। मैंने पहले भी बताया था कि तहसील में किसी वकील या किसी नोटरी से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराकर अटेस्ट करा सकते हैं और उस इंग्लिश वर्जन के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाकर सबमिट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन ट्रांसलेट इट, गेट इट इनटू इंग्लिश एंड अलोंग विद योर रीजनल सर्टिफिकेट यू कैन सबमिट इट। अब मैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आता हूं। आप लोग पूछते हैं कि नीट एप्लीकेशन में मैंने अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी नहीं डाली है, जबकि एक्चुअली मैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या काउंसलिंग के समय में अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूं? तो इसका जवाब मैं आज दिए देता हूं। प्लीज माइंड, यस यू कैन। आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। एमसीसी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय आपको वही कैटेगरी डालनी है जिसमें आप फॉल करते हो और जिसके डॉक्यूमेंट आपके पास है। इसलिए अपनी इस वीडियो में मैंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर फोकस किया है जिसकी जरूरत आपको काउंसलिंग के समय और मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करते समय पड़ेगी। मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो काउंसलिंग के समय और कॉलेज में रिपोर्ट करते समय आपको जरूरत होगी। आप समय रहते ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना लें, तैयार कर लें, अप्लाई कर लें। ये हमारी कंसल्टिंग एमबीबीएस पे मंशा है। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम यथासंभव आपकी मदद करेंगे। आप हमारे सपोर्ट नंबर्स पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। We'll try and help you out if you have any queries, any problem regarding the documents. So students, make sure that you make most out of this video. Thank you students. Stay focused and keep working hard.